नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो पूछे, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर आप 9136934058 पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से कमोडिटी के, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं, वीपी है कमोडिटी और करेंसी के IIFL सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर पे कई दर्शकों के सवाल भी आते हैं। और जिस तरह से गिरावट अचानक से आई थी, उसके बाद हल्की रिकवरी आज सुबह के सत्र में कोशिश हुई थी, लेकिन वो वापस से कमजोरी में बदलती जा रही है और शाम के सत्र में वापस से गिरावट बढ़ती जा रही है। अब देखिए करीब करीब 500 रुपए नीचे भाव आ गया है, 57,200 रुपए के नीचे। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल होगा, चांदी की इस गिरावट पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? कहां पर बेस बनता दिख रहा है और कहां से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या करें ट्रेडर्स? विष्णु जी, कि चांदी में जो गिरावट हम देख रहे हैं उसके पीछे एक कारण तो बेस मेटल्स का है, प्लस जिस तरह से ग्लोबल रिसेशन और चाइना की इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की न्यूज़ है, उसका भी असर हमने चांदी में देखा है। चांदी में इंडस्ट्रियल कंटेंट भी है, बट ऐसा लगता है कि जो चांदी की गिरावट है विष्णु जी, थोड़ा और गहरा सकती है, बट बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लगती। अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो अराउंड 19.60 डॉलर के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मतलब यहाँ से आप मान के चले 1-1.25% की गिरावट। और इंडियन मार्केट में अगर बात करूँ तो पहला पड़ाव तो 57,000 का ही है जो मेजर सपोर्ट लगता है, एंड देन 56,600 रुपये का। हालांकि चांदी में ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को आ गई है, और ये थोड़ा अच्छे संकेत नहीं होंगे अगर बाजार 56,500 के नीचे क्लोज करता है चांदी का। मतलब 56,500 को एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह कंसीडर करना चाहिए। मेक और ब्रेक लेवल की तरह ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है चांदी का। और इंटरनेशनल मार्केट में 19.50 डॉलर्स एक मेक और ब्रेक का एक रोल प्ले कर सकता है। तो मतलब दर्शकों को इन दो लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मार्केट 19.50 के नीचे क्लोज करता है तो ये माना जा सकता है कि जो पिछली जो रैली बनी, जो 18 डॉलर से और 21 डॉलर की बनी, वो एक करेक्टिव फेज था। और इंडियन मार्केट में भी जो रैली बनी थी अराउंड 54,000 से और 59,200 की, अगर 56,500 के नीचे सस्टेन करता है तो इसका मतलब है कि वो रैली एक करेक्टिव रैली थी, मतलब आगे गिरावट और आ सकती है। तो 56,500 इंडियन मार्केट में, 1950 इंटरनेशनल मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। 19,500 और 56,500। और आपने जो कॉल दिया है सर, उसका टारगेट तो अचीव हो चुका है। स्क्रीन पे जाने से पहले क्या करें? इस टारगेट को रिवाइज करके नीचे क्या 56,500 के आसपास दे दें? विष्णु जी, थोड़ा सा में काफी बड़ी गिरावट ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी ले चुका है, तो एडवाइस ये रहेगी कि थोड़ा रिकवरी आए, अराउंड 57,300 के आसपास मार्केट देखने को मिले, तो वहां एक इंट्राडे के लिए सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी थोड़ा रिवाइज होगा, उसमें 57,650 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट पहला 57,000 ही रखें और देन 56,800 का रखें। ओके, अनुज जी, आपका व्यू चांदी पर आज? विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव मोमेंटम में पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइड में जा रहे थे। हालांकि चाइना के IIP डेटा आने के बाद हमने इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट देखी है, जिसकी वजह से चांदी के अंदर हमने थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। हालांकि ऐसा कोई मेजर अभी तक कोई डाउन ट्रेंड टेक्निकल चार्ट पे नहीं दिखा है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ बिकवाली बढ़ सकती है। हमें लगता है कि अगर भाव नीचे थोड़ा सा डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन अगर हम 57 या 157-200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, 58,200 का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो आगे फेस्टिवल सीजन भी है डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसका भी डिमांड यहाँ पे रहेगा। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं उससे काफ़ी हद तक हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक स्लो डाउन की बात है, मुझे लगता नहीं है कि स्लो डाउन यहाँ पर अभी ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो रिकवरी करते हुए दिख रही है। जिस तरीके से आज हमने देखा है कि भारतीय सेंसेक्स 60,000 के ऊपर ब्रेक करता हुआ दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट के अंदर भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। जो स्लो डाउन है वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का काफ़ी असर रहेगा और आने वाले समय में जो फेस्टिवल सीजन है उसकी काफ़ी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब भी भाव नीचे आए थे तो खरीदारी का एक दौर देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि अगर अब चांदी दोबारा से नीचे 57,000 के आसपास मिलती है या 57,000 के नीचे अगर आती है तो वहाँ पर अग्रेसिव बाइंग हम देखेंगे, जो कि ऊपर में अगेन 58,000 से लेकर 59,000 के लेवल को छू सकता है। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में अगर हम दिवाली तक बात करें तो अगेन 21 से लेकर $22 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, बिल्कुल कॉल बिल्कुल एक जैसी है। 57,200 रुपये का टारगेट था राजीव जी का, उसी टारगेट पर अनुज जी खरीदारी की सलाह दे रहे। वो ऊपर में बिकवाली की सलाह दे रहे थे और अनुज जी खरीदारी की सलाह दे रहे 57,200 पे, और 56,500 अनुज जी को भी लगता है एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है। और राजीव जी भी यही कह रहे थे, और राजीव जी का भी यही कहना है कि इतनी गिरावट के बाद अब यहाँ पर बेचने से बचना चाहिए, और 57,200 तक की ही बेचने की सलाह दे रहे थे, जो लेवल आ चुका है। यानी अनुज जी को आप फॉलो करते हैं तो करंट लेवल पे खरीद कर जा सकते हैं। चलिए, एक और खबर है ऑप्शंस को लेकर। हमारे साथ ऋषि नथानी साहब हैं, बिजनेस हेड हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हेड है एमसीएक्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ऑप्शंस के नंबर, जो टर्नओवर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 16 अगस्त को 65,383 करोड़ के रिकॉर्ड टर्नओवर हुए हैं ऑप्शंस में। हालांकि क्रूड की इसमें भागीदारी ही ज़्यादा है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं चल पा रहा है सर? बाकी ऑप्शंस में क्या हुआ? क्रूड तो ज़बरदस्त चल रहा है। नमस्कार ऋषि मोहन जी। ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं चलाते, हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं और मार्केट डिसाइड करता है उसको क्या ट्रेड करना है, नहीं करना है। आज के लिए मार्केट को क्रूड में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट अगर आप देखें तो क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट काफी पुराना हो गया है। नेचुरल गैस तो हमने इसी वर्ष जनवरी में लॉन्च किया था, उसमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो उसमें भी वॉल्यूम आ रहे हैं, और गोल्ड में भी और सिल्वर में भी वॉल्यूम पिकअप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम नहीं है। नेचुरली गोल्ड सिल्वर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसकी तुलना कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे क्रूड और नेचुरल गैस से नहीं की जा सकती। सर, एक दर्शक थे इसके इंदौर से, उनका सवाल था कि क्रूड मिनी एमसीएक्स पर कब से शुरू होगा? कुछ है, कोई टाइमलाइन, कोई टाइम फ्रेम है? कुछ सेबी से इस तरह के निर्देश मिले हैं? मिनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम चेष्टा तो जरूर कर रहे हैं, बट क्रूड में आएगा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ। बेस मेटल में उसकी आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि बेस मेटल के दाम जिस हिसाब से बढ़े हैं, तो उसमें मिनी पहले अगर आए तो हम उसको चाहेंगे, लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं। अगर रेगुलेटर अनुमति देता है तो फिर हम मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लाने के लिए चेष्टाबद्ध रहेंगे। सर, एक और दर्शक सवाल का ये था, दर्शकों के सवाल से पूछ रहा हूँ, सिल्वर माइक्रो के ऑप्शंस की भी पॉसिबिलिटी है क्या? सिल्वर माइक्रो में सबसे ज़्यादा छोटे ट्रेडर करते हैं और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आते हैं, इसलिए उनका सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या सिल्वर माइक्रो का ऑप्शंस पॉसिबल लग रहा है आपको? सिल्वर लार्ज हम पहले लाए थे, उसके बाद सिल्वर मिनी लाए हैं। सिल्वर मिनी में भी अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, तो उसको थोड़ा परिपक्व होने दे, उसके बाद हम जरूर देखेंगे। अगर और भी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता होगी तो हम कोई भी चीज से क्लोज नहीं है, लेकिन एक के बाद एक किसी को, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को परिपक्व होने दें, उसके बाद ही हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे। सर, कॉटन को लेकर क्या है? क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है कॉटन के। हालांकि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जिस तरह के गैप हो गए थे अक्टूबर के लिए, हालांकि उसको लेकर उसके पीछे दलील ये है कि वो अराइवल का सीजन होता है, नया सीजन शुरू हो जाएगा उस वजह से, और ये सीजन एंडिंग है, इस वजह से भाव में फ़र्क है। चलिए, लेकिन क्या कॉटन में भी अब ऑप्शंस लाने की तैयारी करनी चाहिए ताकि किसानों के पास एक बेहतर विकल्प हो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई भी चीज अगर अच्छी हो तो उसको जरूर स्टडी करना चाहिए, और हम स्टडी कर भी रहे हैं। और जैसे भी हमें समझ में आएगा कि कोई चीज मार्केट को लाभदायक होगी तो हम जरूर लाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, शुक्रिया नथानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका। चलिए, आगे बढ़ते और कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ सागर है एमपी से। इनका सवाल था, सिल्वर माइक्रो पर 61,000 के औसत भाव पर इन्होंने खरीदा है, अगस्त एक्सपायरी है, क्या ये भाव आएगा अगस्त में दिखेगा? राजीव जी, क्या लग रहा है, 61,000 बचे हुए दिनों में दिख पाएगा क्या? जी, बिल्कुल मिल सकता है। सिल्वर काफी फास्ट मूविंग कमोडिटी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 56,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट वहां से एक रिकवरी दे, और जब वहां से जो बाउंस आया और वो फास्ट बाउंस रहा,
तो अगस्त में भी ये प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दोराहा नहीं है। बहुत फास्ट है और इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 65,500 के नीचे, सॉरी 56,500 के नीचे क्लोज। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? अनुज जी। विश्वमोहन जी, देखिए कॉपर के अंदर हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा है। हालांकि लास्ट वीक काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा था। अभी 2 दिनों में थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, तो ट्रेंड अभी भी कॉपर का पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दूंगा। कॉपर अगस्त में करीबन 660 के आसपास खरीदारी करें, 654 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 669 670 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में मेरी सलाह खरीदारी की रहेगी। कॉपर के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता हैं झांसी से, गोल्ड पर राय चाहिए। राजीव जी क्या राय देंगे अनुज जी को? बहुत सीमित गिरावट दिख रही है और प्योरली इंट्राडे बेसिस पर ही सेलिंग करके चलें। 51,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगता है मुझे। जब तक 51,500 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, आई थिंक जो गिरावट है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी। बट ऊपर के अगर मैं बात करूं तो 52,000 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल भी है अभी। तो मार्केट एक 2 दिन से एक दायरे में है 52,000 और 51,700 के बीच में। तो फिलहाल तो अभी मुझे 1-2 दिन के लिए ऐसे ही लगता है। बट आज थोड़ी अनिश्चितता क्लियर होगी क्योंकि रात को फेड के मीटिंग के आउटकम भी हैं। तो उसमें कुछ इस तरह का कोई भी अगर संकेत मिलता है कि फेड की तरफ से कोई और अग्रेसिव स्टांस नहीं लिया जाता इंटरेस्ट रेट को लेकर, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक में वो बहुत ज़्यादा हाइक नहीं करते या पिछले हाइक से कम हाइक करते हैं, तो वो गोल्ड को एक आई थिंक बेनिफिट के तौर पे रोल प्ले करेगा। तो आज काफ़ी कुछ क्लियर होगा आज फेड की मीटिंग के बाद। अगले दर्शक है नरेश कुमार है चेन्नई से, सोने चांदी में एंट्री का सही वक्त है क्या? क्या सही वक्त लग रहा है अनुज जी आपको? देखिए गोल्ड सिल्वर में डेफिनेटली अच्छे लेवल से खरीदारी करने के लिए अगर इनका पोजिशनल व्यू है, थोड़ा लंबे समय के लिए ले सकते हैं। मीन्स अगर 6 महीने या 8 महीने के लिए अगर खरीदारी करते हैं तो ये लेवल अच्छे जहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब भावों ने डिप लिया था तो उसके बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो अब धीरे धीरे प्राइस अगेन सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, फिजिकल डिमांड देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले 6 महीनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में करीबन 51,500 51,700 के आसपास अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही 52,500 53,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी अगर करीबन 56,500 57,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमें लगता है कि 59,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको दिवाली या ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का डेफिनेटली लोअर लेवल पे खरीदारी का देखने को मिलता है। और हमने देखा है कि जब भी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है और फेस्टिवल सीजन की डिमांड रहती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह के दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक एक शार्प रैली, एक शार्प रिकवरी जिसको हम बोल सकते हैं, वो गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे चूकना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है इसके हैं इंदौर से, गोल्ड मिनी में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? 51,775 के भाव पर है 5 सितंबर की एक्सपायरी वाली गोल्ड मिनी। राजीव जी क्या सलाह देंगे, इन लेवल्स पे क्या करें गोल्ड मिनी में? हाँ जी, इंट्राडे के लिए तो थोड़ा मार्केट मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है। बट जैसे मैंने पहले बताया गिरावट बहुत सीमित है, बहुत ही छोटे दायरे में गोल्ड रहेगा क्योंकि फेड के आउटकम के लिए काफ़ी मार्केट इंतजार कर रहा है। तो थोड़ा उछाल आने पे अराउंड 51,950 के आसपास ही सेलिंग करें। 52,100 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें और टारगेट मेरा बहुत छोटा रहेगा, 51,700 ही लगता है मुझे भी फिलहाल पॉसिबिलिटी। तो 51,700 तक के ही लिए ही सेलिंग करना चाहिए। यानी 51,500 नीचे का, 52,000 ऊपर का जो रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ऐसा राजीव भी मानते हैं। अगर 52,000 के वो हर्डल है उसके नीचे जो रिट्रेस करेगा मार्केट तो 51,950 के आसपास ही बेचें। वहाँ से अगर छू कर आए नीचे की तरफ फिर आप देखें कि ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं ले रहा है तो फिर नीचे में बेचें 51,950 पे और सीमित टारगेट के लिए 51,700, क्योंकि अगर 51,500 के नीचे जाता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। वो नीचे की तरफ सेलर के लिए एक अहम लेवल है। चलिए आगे अगले दर्शक है राहुल है मुंबई से, 1 महीने के लिए कॉपर खरीदे। अनुज जी क्या सलाह देंगे 1 महीने के लिए कॉपर? देखिए डेफिनेटली बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। इनका भी थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, 1 महीने का ट्रेड है। तो मुझे लगता है कि 656 660 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। कहीं ना कहीं देखें तो हमने जैसा लास्ट वीक में पॉजिटिव ट्रेड देखा था
इवन अगर हम देखें तो पिछला महीना पूरा एक पॉजिटिव साइड में गया है, तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। हमें लगता है कि एक महीने के जहाँ तक इनका सवाल है, 690 से लेकर 700 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 640 पे स्टॉप लॉस लगाए, हमें लगता है कि 690 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे हम मान के चल रहे हैं कि डिमांड देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दी है, चाइना दोबारा से एक रीओपनिंग फेज में आता हुआ दिखा है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ सकती है और उसका असर बेस मेटल पे रहेगा। तो हमें यहाँ पे लगता है कि कॉपर के अंदर एक महीने के पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये भी हुए आपके लिए राहुल जी। चलिए वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल चौहान हमारे साथ आ गए हैं, डायरेक्टर हैं आइग्रेन इंडिया के। राहुल जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले राइस के उत्पादन को, पैडी के जो सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं। पिछले सीजन के मुकाबले करीब करीब 12% कम सोइंग हुई है और चिंता यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लेकर है, जहां पर बारिश काफ़ी कम है, सामान्य से काफ़ी कम। यूपी में तो सबसे कम बारिश हुई है। क्या लग रहा है, जो सरकार के जो एस्टिमेट्स हैं उससे काफ़ी कम उत्पादन इस बार चावल का होने वाला है? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया कि इस वर्ष जो है यूपी, बिहार, झारखंड में जो कम बारिश हुई है उस एरिया में काफ़ी गिरावट आई है। इन तीनों राज्यों में लास्ट ईयर के मुकाबले एरिया जो है करीब 30 लाख हेक्टेयर घटा है। अगर मैं इसको कुल उत्पादन जो अभी तक पहुंचा है उससे कंपैरिजन करूं तो ये 8 से 9% रहता है। यूपी में इस बार जो बारिश है वो 45% डेफिसिट है, बिहार में 41% डेफिसिट है, झारखंड में 37 और वेस्ट बंगाल में 22% डेफिसिट है, पंजाब में -2 है। बाकी जो अन्य राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना है, कर्नाटक है, वहाँ पर नॉर्मल से अधिक बारिश है। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो मैं उसमें थोड़ी गिरावट देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश का हमने दौरा किया था। वहाँ पर फसल इतनी मजबूत नहीं है जैसे लास्ट ईयर थी, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम है। सिंचाई की व्यवस्था होने के बावजूद जो बारिश, फसल को अभी भी बारिश की सख्त ज़रूरत है। और लास्ट ईयर जो उत्पादन था एज पर जो अभी जो आज 4th एस्टीमेट आया है वो 11.17 करोड़ टन का बताया है। तो इस साल अगर यही स्थिति रही तो उत्पादन जो है 10 करोड़ टन के आसपास जो है रह सकता है। यानी उत्पादन में गिरावट आने की मेरे को आशंका दिख रही है। काफ़ी उत्पादन यानी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम, 15% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। चलिए अब दलहन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी महंगाई को लेकर भी सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के तुअर सोइंग के जो नंबर आ रहे हैं, अरहर की सोइंग के, वो भी खराब है। और साथ ही कुछ बड़े उत्पादक राज्यों में जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है वहाँ पर पानी का जमाव इतना ज़्यादा है कि उससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो दलहन को लेकर क्या स्थिति है? क्या इसके भी उत्पादन में गिरावट आ सकती है क्या? देखिए सर, तुअर की जो क्रॉप होती है वो काफ़ी लंबी अवधि की होती है, 8 से 9 महीने का समय लगता है। अभी फसल जो है 4 फुट तक आ चुकी है। बट ओवरऑल एरिया की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो था 47.54 लाख हेक्टेयर का एरिया था, जो 42 लाख हेक्टेयर में सिमट गया है। जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, उन दोनों के एरिया है, उन दोनों का जो एरिया है वो 2.2 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर से घटा है। और जो तुअर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक के गुलबर्गा है, जैसे बिदर है, गुलबर्गा में इस बार बारिश जो है औसत से 57% अधिक है, बिदर में 69 है, यादगीर में 47% है। और जो भी आपके इलाके हैं इसके कर्नाटक के, सभी में इस बार अच्छी बारिश हुई है। महाराष्ट्र में लातूर में 52% अधिक बारिश हुई है, सोलापुर में 34%। तो ओवरऑल अभी प्रोडक्शन के बारे में कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। अगर मैं एरिया देखता हूँ, एरिया के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 38 से 40 लाख टन तुअर का उत्पादन बैठ सकता है, जो चौथे अनुमान में 43.3 लाख टन दिया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर चिंता तो है ही, प्रोडक्टिविटी की भी चिंता है, क्योंकि अगर बारिश, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉप है, वहाँ पर लंबे समय तक बारिश का पानी अगर जमा रहता है तो डेफिनेटली वहाँ पर असर पड़ेगा। और जो सोइंग के जो एरिया है वो भी कम लग रहा है, खास करके तुअर को लेकर, वो एक चिंता यहाँ पर है। चलिए सर, अब सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन को लेकर क्या अनुमान है? सोयाबीन का तो एरिया इस बार काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कि सोपा से बात हो रही थी, उनको लग रहा है कि इस बार उत्पादन भी अच्छे रह सकते हैं और महाराष्ट्र खास करके बेहतर उत्पादन दिखा सकता है महाराष्ट्र में। जी सर, सोयाबीन का जैसा कि अनुमान था, लास्ट ईयर जो पूरे सीजन में सोयाबीन के जो भाव थे वो एमएसपी से कई गुना अधिक थे।
तो जाहिर सी बात थी कि इस साल भी सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है, जो एरिया है, वो बढ़ना ही था। थोड़ा इस साल जो मानसून जो लेट हुआ है उस वजह से सोयाबीन की जो सोइंग प्रोग्रेस है वो कम होती नज़र आ रही है और थोड़ा अब समय भी ख़त्म हो चुका है। सोयाबीन फसल ऐसी है खरीफ सीज़न की जो होती है जिसमें अगर ज़्यादा पानी भी पड़ता है उसको भी सह लेती है, कम पानी पड़ता है उसको भी सह लेती है, यानी इसमें ज़्यादा दूसरे फसलों के कंपैरिजन में नुकसान थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रॉप मानी जाती है। और जो आपके करीब महाराष्ट्र में 15 लाख हेक्टेयर में जो फसल पानी विदर्भ और मराठवाड़ा में जो खराब हुई है उसमें मुख्यतः सोयाबीन की फसल उत्पादन होता है उसमें। तो मुझे लगता है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो आपका मराठवाड़ा और विदर्भ है उसमें घट सकती है। ओवरऑल एमपी में एरिया घटा है इस बार, बट बारिश अच्छी हुई है तो एरिया लास्ट ईयर से अधिक रह सकता है। शुक्रिया राहुल जी पूरा डिटेल देने के लिए। तिलहन, दलहन और राइस को लेकर आगे भी आपसे जब भी ज़रूरत होगी आपको बुलाएंगे और आपकी जो रिपोर्ट होगी आईगेन की तरफ से वो लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। लेकिन पैडी को लेकर हर कोई चिंता जता रहा है, डरने वाली बात नहीं लेकिन अलर्ट रहने वाली बात है कि इस साल चावल का उत्पादन कम हो सकता है, जो सरकार के अनुमान है। ये एक पहले से ही अलर्ट रहना जरूरी है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई दर्शकों के सवाल है। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड में क्या करें? अनुज जी, लेड पर आपका व्यू? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड में रहा जा सकता है। लेड में करीबन अगर 182 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस जगह है, 185 186 तक का लेवल आने वाले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है। लेड की अगर इन्वेंट्री की बात करें एलएमई पे तो कंटिन्यूसली ड्रॉडाउन होती हुई दिख रही है, जिसका सपोर्ट प्राइसेस पे आ सकता है। रिसेंटली हमने पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेड में आता हुआ देखा है और इस काउंटर में काफ़ी समय के बाद हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स को अगर फॉलो करें या अगर फंडामेंटल को भी देखें तो दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि लेड के अंदर एक बायस पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पर 182 के आसपास खरीदारी की हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। 182 पे खरीदे, 185-86 के टारगेट के लिए 180 का स्टॉप लॉस लगा ले। ओम प्रकाश भिलाई से हैं, इस हफ्ते नेचुरल गैस का ट्रेंड क्या रहेगा? राजीव जी। विष्णु जी, अभी तक तो ट्रेंड देखिए पॉजिटिव ही लग रहा है और एक हफ्ते का क्या, इसका तो एक दिन का ट्रेंड बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है। बट आज का ट्रेंड मुझे अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। अगर मार्केट आज 740 के नीचे मतलब 738 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तो पॉजिटिव लगता है और ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार 760 765 तक के लेवल भी ये टेस्ट कर सकता है। और अगर मार्केट 760 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो 800 रुपए तक के भी लेवल्स नेचुरल गैस में आ सकते हैं। बट 738 जो आपका लोअर स्तर है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट उसके नीचे जाके बंद होता है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल के भी संकेत बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या लगा है? सपोर्ट के आसपास का स्टॉप लॉस बता दीजिए, कहां पर लगा लें? 738 पे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये स्टॉप लॉस को ध्यान जरूर रखिएगा आप, क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, बाद में फिर नुकसान बढ़ जाए तो दिक्कत बढ़ेगी। सर हीरा लाल राजस्थान से, नेचुरल गैस को इन्होंने 716 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। अनुज जी क्या लग रहा है? 716 पे शॉर्ट क्या करें, नुकसान हो रहा है? देखिए मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे 735 740 तक मिलते तो निकल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है और ऊपर करीबन 765 से लेकर 770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो अगर डिप मिलता है तो हमारी सलाह एग्जिट की रहेगी और करंट रेट से हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में करीबन 780 770 780 तक के लेवल नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। फटाफट से जवाब सर देना होगा। विक्रम दिल्ली से है, कॉटन के एक महीने में कितना नीचे आएगा और कैस्टर का भी एक महीने का आउटलुक? राजीव जी। इसका सर कॉटन के एक महीने में कितना नीचे जा सकता है और कैस्टर का एक महीने का आउटलुक? देखिए विष्णु जी, कॉटन ऑयल केक तो देखिए मेरे को थोड़ा सा अभी पॉजिटिव बनता हुआ लग रहा है। अगर प्राइस वाइज बात करूं तो 2470 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है और प्लस एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर में अराउंड 2940 तक जा सकता है कॉटन ऑयल सीड के, और नीचे में मुझे लगता है कि 2650 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और दूसरा आई थिंक कैस्टर पूछा था ना आपने शायद? कैस्टर एक महीने के लिए सर। कैस्टर में मुझे कि जो अपसाइड रहेगी वो अराउंड 7750 रहेगी और लोअर साइड में मेरे को लगता है कि 7150 रहेगा। चलिए अगले दर्शक है राज हैं, इन जयपुर से, चांदी में तेजी लौटेगी और अचानक क्यों आई गिरावट? छोटा जवाब दीजिएगा अनुज जी।
देखिए गिरावट इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर आईआईपी डेटा आने की वजह से इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड कम हुई थी, उसकी वजह से हमने गिरावट देखी थी। मगर साथ में हमें लगता है कि जिस तरीके से फेडरल बैंक का आज स्टेटमेंट भी आना है और साथ में देखें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा। तो चांदी में जो भी डिप मिलता है 56,500 के आसपास तक वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चलना चाहिए। कि ग्वारसीड में ज्यादा बारिश से कितना नुकसान हुआ है अनुज जी, एक दर्शक का सवाल है। देखिए ग्वारसीड में एग्जैक्ट फिगर का हिसाब लगाना मुश्किल है, मगर जो करंट क्रॉप खड़ी थी उसमें अगर हम देखें तो 15 से 20% का अनुमान जो कि हमें फिजिकल से रिपोर्ट मिली है वैसे देखने को मिल रहा है। चांदी खरीदने का सही वक्त है क्या राजीव जी? नरेश कुमार का सवाल है। देखिए अगर थोड़ा सा ग्रेजुअल में खरीदना हो तो आई थिंक 56,500 अच्छा स्तर रहेगा, 56,500-700 का खरीदने के लिए। शुक्रिया राजीव जी आपका। अनुज जी आपका। बचे हुए सवाल जो दर्शक नहीं पूछ पाए, उनका नहीं सवाल शामिल कर पाए, कल ले लेंगे। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।